Assalamu alaikum students. Today we will discuss the new topic about the linear algebra, that is the system of linear equations. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th ऑनलाइन लेक्चर है. And the date is 15 अप्रैल 2021. अच्छा जी. और डे जो है थर्सडे है. तो स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक क्या है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अच्छा, फर्स्ट हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं कि असल में लीनियर इक्वेशन है क्या. इसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ. तो और इसको हम जो है फुल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर सिस्टम भी कह सकते हैं. तो ये इसका दूसरा नेम है, सेकंड नेम. अच्छा जी. नाउ पहले हम लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं. इसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं. लीनियर इक्वेशंस, तो नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर इक्वेशंस होंगे और इक्वेशन जो है वो लीनियर होंगे. तो लीनियर का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्यूबिक इक्वेशन, इस तरह एंड सो ऑन पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरफ हम बढ़ते हैं. सो लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है कि इसका जब हम इक्वेशन लेते हैं और वेरिएबल्स के पावर जो होते हैं वो 1 होते हैं. मतलब इनके पावर जो होते हैं जब इनकी पावर पे कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. और इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है. मैंने इससे रिलेटेड ग्राफ्स भी आपके साथ डिस्कस की है. तो यहाँ पर जो है अब हम इसी लीनियर इक्वेशन को लीनियर अलजेब्रा के तौर पे पढ़ेंगे. वरना मैं तो आपको लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छी तरह समझाया है, क्योंकि आपको पता है ना कि लीनियर इक्वेशन हमने किया था. इसका जो एग्जांपल होता है इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक इक्वेशन है x + 2 = 0. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि इसके जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है और इक्वलिटी भी साथ में है. तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है, और लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है. सिंपल. अच्छा, सो इसका जो है पहले डिफिनीशन करते हैं. सो डिफिनीशन ये है कि एन इक्वेशन इन विच an equation in which variables highest, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x हो, साथ में y भी हो, लेकिन इनके इन वेरिएबल्स की पावर्स 1 होने चाहिए. तो इसका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या है, 1. ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है फिर सेकंड जो वेरिएबल इसके साथ है वो x पावर 0 है, जो कि हम नहीं लिखते. x पावर 0 आपको पता है कि वो = 1 होता है. सो यहाँ पर हाईएस्ट जो वेरिएबल है वो x पावर 1 है, और यहाँ पर x पावर 0 है, लेकिन x पावर 0 हम नहीं लिखते. मैंने पहले बताया था कि समथिंग पावर 0 = 1, इसलिए हम सिंपल 2 लिखते हैं. वरना इसके साथ x पावर 0 भी है, 2x पावर 0 = 0. अच्छा, अब आते हैं सिस्टम
ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ। इसका पहले हम डिफिनीशन कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। अ सिस्टम, सिस्टम को हम दूसरा नाम ग्रुप भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इक्वेशंस का एक ग्रुप बन जाता है ना। यहाँ पर ये एक इक्वेशन है, इस तरह एक और इक्वेशन, इस तरह एक थर्ड इक्वेशन, इस तरह एक फोर्थ इक्वेशन। तो डिफरेंट इक्वेशंस जो है ये एक ग्रुप बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। और सिस्टम और ग्रुप ऑफ टू और more than बस ना लिख के लीनियर इक्वेशन यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर और साथ में वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो गए ना। अगर इक्वेशंस में वेरिएबल्स ना हो तो फिर जो है फिर हमारे पास जो है इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते। डेफिनेशन हमारा फिर पूरा नहीं होता। मतलब डेफिनेशन जो कवर हो जाता है वो इन्हीं वेरिएबल्स से कवर हो जाता है। अगर वेरिएबल्स इक्वेशन में ना हो तो फिर जो है हमारा डिफिनीशन बिल्कुल गलत हो जाता है, गलत कंसिडर किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है ए सिस्टम और ग्रुप ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स मोर देन वन वेरिएबल्स, ये भी लिख सकते हैं, स्कॉल्ड। क्योंकि यहाँ पर अब जो है ये एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्वेशन हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे लेकिन इनके पावर जो है 1 होने चाहिए। ठीक है। स्कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब आते हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है इससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद लीनियर सिस्टम या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ आते हैं। जो लीनियर इक्वेशन है इसके एग्जांपल्स इस तरह हो सकते हैं कि 1 नंबर एग्जांपल जो है x + 2 = 3, ये भी एक एग्जांपल है। इस तरह सेकेंड नंबर x + y = 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है लेकिन दोनों वेरिएबल्स के पावर्स जो है वो 1 है, सिंपल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक वेरिएबल है लेकिन इस एक वेरिएबल का पावर भी 1 है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो वेरिएबल्स ज़्यादा हो या वेरिएबल्स कम हो लेकिन इनके हाईएस्ट पावर 1 होने चाहिए, तभी इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर तो ये एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं फिर ये एक सिस्टम बन जाता है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है। इसको अलग अलग हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं और इनको कंबाइनली जो है इसको हम लीनियर सिस्टम या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, इन जनरल जब हम इसी लीनियर इक्वेशन को जनरली लिखते हैं, ये तो हमारे पास पर्टिकुलर एग्जांपल्स है ना, इसको जब हम जनरली लिखते हैं, इन जनरल लीनियर इक्वेशन अगर हम जनरली लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस सो ऑन प्लस anxn = b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कोफिशिएंट है
x1 के साथ, ये दूसरा कोफिशिएंट है x2 के साथ, और ये जो है nth कोफिशिएंट है xn के साथ। मतलब ये है कि यहाँ पर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है, nth वेरिएबल्स है और साथ में nth कोफिशिएंट्स भी है। मतलब यहाँ पर आप लोग वेरिएबल्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2x1 है, ये 3x2 है, इस तरह एंड सो ऑन nth तक आप जाते हैं ना। सो यहाँ पर कोफिशिएंट भी डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, x + y + g भी हो सकता है, इस तरह x1 + x2 + x3 + x4 अप टू xn भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो b है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, जिस तरह ये जो है ये एज ए बी हम लेते हैं ना। पर्टिकुलरली हम इसको इसके साथ ऐसे कंपेयर करेंगे कि ये x1 है और ये जो है x0 है, तो ये जो है दो टर्म्स है ना, और यहाँ पर जो है ये एक बी टर्म है बी। तो यहाँ पर ये जो टू है ये असल में ये a1 a2 ये वाले कोफिशिएंट्स है, और ये जो x है ये x1 x2 अप टू xn वाले कोफिशिएंट्स है। इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छी तरह समझ सकें। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 4x1 है प्लस 3x3 है 3x2 है प्लस 5x3 है विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है थर्ड टर्म तक जो है हमने इसको एक्सपेंड किया है लीनियर इक्वेशन को, और इसका जो बी टर्म है वो क्या है 6 है, और इसमें a1 क्या है 4 है, a2 क्या है 3 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a1 इसमें 4 है, a2 इसमें 3 है, इसके साथ कंपेयर करके ना, और a3 इसमें 5 है। मतलब हम 5 तक चले गए हैं और ये लोग जो है n तक चले गए, तो इसका मतलब जनरली हम n तक ही जाएंगे ताकि आप लोग जो है समझ सके कि जनरली हम जो है n तक जा सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट और मोर देन वन वेरिएबल हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और अब जबकि और यहाँ पर तो मैंने मोर देन वन वेरिएबल लिखा है, लेकिन मोर देन वन इसके साथ सूट नहीं कर रहा है, इसके साथ सेम वेरिएबल सूट करता है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल ना हो तो फिर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर सिस्टम फिर नहीं बनता। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो इक्वेशन होते हैं ना। एक जो है x + y = 2 है, एक जो है x - y = 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स है ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी x और y है, यहाँ पर भी x और y है। तो तब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जाए, मतलब यहाँ पर कुछ और हो, यहाँ पर कुछ और हो, फिर जो है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर x और y यहाँ पर x1 x2 लेते हैं तो फिर ये डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं और इसको हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिर सॉल्व ही नहीं होता। ठीक है। अब ये सॉल्व हो सकता है, मतलब आप लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है इस तरह ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। इसको ऐड कर ले तो ये 2x = ये 2 + 3 तो 5 बन जाता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर लेते हैं तो ये 5/2, तो x की वैल्यू मिल जाती है। इन दोनों में से एक में ये पुट कर ले तो इसमें से y की वैल्यू भी निकल जाती है। तो ये जो है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो यहाँ पर इसलिए इसके साथ जो है ये सेम वेरिएबल सेम जो टर्म है, सेम जो वर्ड है, इसके साथ सूट कर लेता है। तो आप लोग जो है मोर देन की जगह सेम लिख लें, क्योंकि ये जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न। अच्छा, अब आते हैं ये तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड तो एग्जांपल्स हो गए। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके एग्जांपल्स इस तरह हो सकते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है ना। एक इक्वेशन मेरे पास है 2x1 + x2 + 3x3 = 7। ये एक इक्वेशन है। तो ये जो यहाँ पर और इक्वेशंस बनेंगे, और ये बात याद रख ले कि जितने भी
वेरिएबल्स हो इतने ही आप लोगों ने इक्वेशंस बनाने हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस बने थे। तो अब जबकि मेरे पास जो है 3 वेरिएबल्स है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस होने चाहिए। सो सेकंड इक्वेशन इसका फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो सकता है -4x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x2 नहीं है, तो इसके साथ आप लोग 0x2 लिख सकते हैं, ठीक है, फिलिंग के लिए ना, क्योंकि 0x2 तो इस यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। अच्छा जी, और ये जो क्योंकि अब तो 2 इक्वेशंस बने हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे इतने ही हमारे पास इक्वेशंस होंगे। सो यहाँ पर क्योंकि फिर वो सॉल्व नहीं हो सकेगा। अब जो है ये 7x1 है x और जो है फॉर एग्जांपल, और ये -x2 है, और यहाँ पर 4x3 है विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना है। डिफरेंट इक्वेशंस बन के हमारे पास एक सिस्टम बना है लीनियर इक्वेशन का। तो और आप देख भी सकते हैं कि इनके पावर जो है, जो कि हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। और ये जो इक्वलिटी के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं वो b है, ठीक है। यहाँ पर b इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पर b इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर ये a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू 1 है, a3 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -4 है, यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर a3 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 7 है, a2 इज इक्वल टू -1 है, a3 इज इक्वल्स टू 4 है। अच्छा, अब आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। तो ये मैं सिंपल आप लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं इनके दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि ये एक एग्जाम्पल तो ये था ना, ये भी इसके साथ ही आप लोग जो है लिख सकते हैं। ये एक सेकंड एग्जाम्पल है और ये एक थर्ड एग्जाम्पल लिख लें। अच्छा जी, x + 2y इज इक्वल्स टू 7 और x - 3y इज इक्वल्स +2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें जो है ये 2 इक्वेशंस है, तो वेरिएबल्स भी 2 है ना, x और y 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस भी होने चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये 2 इक्वेशन है क्योंकि 2 वेरिएबल्स है। और अच्छा, ये इनके जो पावर्स है, हाईएस्ट पावर वो भी 1 है। एक और बात बता देती हूँ कि यहाँ पर से जो आंसर x y और z की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर तो z नहीं है, x y की वैल्यू जो आएगी तो इसको हम जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो फिर आप लोगों को समझाते कि किस तरह जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, जनरली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह ही रिप्रेजेंट करें, जिस तरह यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन को जनरली इस तरह रिप्रेजेंट किया था, इस तरह जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी जनरली रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, चले जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल system of linear equation can be written as, और वो ये है कि मतलब डिफरेंट वो होंगे, इक्वेशंस होंगे, इनट इक्वेशंस होंगे और वेरिएबल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को एक अलग नेम देते हैं और इक्वेशंस को एक अलग, ताकि इसमें हम फिर कंफ्यूज ना हो ना, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कब ही हमारा मतलब कब सॉल्व हो सकता है, कब सेटिस्फाई हो सकता है, जब हमारे इक्वेशन जो है, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक नोट लिख ले, कब जो है ये सेटिस्फाई होगा, तब जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होंगे, तब हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि इसके बाद हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे ना। सो यहाँ पर हम इसको जब जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि a11 x1 प्लस a12
x2, ये जो फर्स्ट ये वाला 1 जो है ये रोज़ के लिए है, ये कॉलम्स के लिए होता है, ये रोज़ के लिए है, ये कॉलम के लिए है, और x1 x2 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। इस तरह प्लस a1 3 x3 सो ऑन प्लस ऑन सो ऑन प्लस a1 n xn आप देख सकते हैं, और विच इज़ इक्वल्स टू b1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस होंगे, तो इनमें फिर हम b नहीं लिख सकते, हम b1 b2 अप टू bn लिखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है ये भी हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो ये हम स्टार्ट लेंगे 2 से कि a21 x1, क्योंकि अभी ये सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट रो है तो ये सेकंड रो है, इसको हम जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे फिर जो है हमारे पास रो और कॉलम में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट वन ये एक रो है, ये सेकंड रो है, इस तरह थर्ड रो फोर्थ रो nth रो तक हम चले जाते हैं ना। तो ये जो सेकंड टर्म होता है ये कॉलम्स के लिए होता है, और ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये 2 है ना, सो ये जो है रोज़ के लिए होता है। सो a21 x1 क्योंकि ये सेकंड रो है तो a2 से स्टार्ट होगा, प्लस a22 x2 प्लस, मतलब ये है कि ये कोफिशिएंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ये जो है मैट्रिक्स में फर्स्ट प्लेस पे जो है लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट रो भी है फर्स्ट कॉलम में भी है। इस तरह ये जो है ये सेकंड प्लेस पे लाई करेगा, मतलब कि फर्स्ट रो में सेकंड प्लेस पे लाई करेगा। इस तरह ये फर्स्ट रो में थर्ड प्लेस पे लाई करेगा। इस तरह ये फर्स्ट रो में nth प्लेस पे लाई करेगा, और ये जो है सेकंड रो में फर्स्ट प्लेस पे लाई करेगा। इस तरह ये सेकंड रो में सेकंड प्लेस पे लाई करेगा, और यहाँ पर जो है ये a2 3 है, मतलब सेकंड रो में थर्ड प्लेस पे लाई करेगा, एंड सो ऑन प्लस a2 n xn इज इक्वल टू b2। और इस तरह इसको हम जो है इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। फिर जो है ये आप देख सकते हैं कोफिशिएंट जो है 1 2 3 4, और आखिर में जो है ये हमारे पास am, क्योंकि ये जो है रिपीट हो रहा है ना 1 1 1, इस तरह 1 1 आएंगे, तो यहाँ पर 1 2 अब 2 m लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी से एक n है हमारे पास, तो इसमें फिर हम कंफ्यूज होंगे। अगर इसको भी हम n देंगे तो इसमें भी हम कंफ्यूज होंगे, इसलिए यहाँ पर इन कोफिशिएंट को जो है हम यहाँ पर m नाम देंगे। ये 1 2 3 अप टू m, और ये जो 1 1 है ये रिपीट होंगे, सो यहाँ पर इसके साथ 1 लिख लेंगे, और ये x1 भी रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस a1 a2, मतलब सेकंड प्लेस तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये इस तरह कंटिन्यू है, इसको भी कंटिन्यू रखे। सो ये जो है am2 x2 प्लस ये जो है इसको भी कंटिन्यू रखें am3 x3 प्लस सो ऑन, प्लस इसको भी कंटिन्यू रखें। यहाँ पर भी am और n भी सेम है, रिपीट हो रहा है, और xn भी सेम है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये भी रिपीट हो रहा है b1 b2। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैं 1 2 को मैं क्या दूंगी m। तो आप देख सकते हैं कि रोज़ को मैंने n का नाम दिया था रोज़ के लिए, और अब जो है कॉलम के लिए मैंने b का नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास असल में n इक्वेशंस है विद m वेरिएबल्स, सॉरी n वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है विद m इक्वेशंस, विद m इक्वेशंस, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स में जो है x1 x2 x3 अप टू xn, इस तरह x1 x2 x3 अप टू xn, x1 x2 x3 अप टू xn, तो ये n वेरिएबल्स हो गए। m इक्वेशंस इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट टर्म जो है bm है, ठीक है, और इस तरह कोफिशिएंट के साथ भी mm आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m इक्वेशंस है। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि आप लोगों ने मस्ट ये देखना है कि m इज इक्वल टू n आ जाए। मैंने पहले बता दिया कि m जो है यहाँ पर इक्वेशंस के लिए है, और n जो है यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए है, ठीक है। सो अब आते हैं
सो इसके साथ लिख लें कि सो दिस इज़ a general linear system of m equations है ना, सो लिख ले कि m equations in n वेरिएबल्स। सो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है ये हमारे पास जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। सो ये भी हो गया, जनरली काम भी हो गया। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 2x1 माइनस x2, ये मैंने एक बुक से लिया है ना ये क्वेश्चन, प्लस 1.5 ऑलरेडी से सॉल्व है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व कर ले तो मैं आपको मेथड भी बता दूंगी किस तरह सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको जो है वो मेथड बताया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, रो ऑपरेशन में, जैसे इक्विलान और डिसइक्विलान फॉर्म है ना। तो ये यहाँ पर जो सॉल्यूशंस आएंगे तो ये वहीं से आएंगे, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इन लोगों से गलती हुई है कि इन लोगों ने ये 2 इक्वेशंस ली है, तो ये 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर खैर है, हम ट्राई कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं और x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वरना इन लोगों ने डायरेक्टली x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ ली है। लेकिन डाउट ये है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन इन लोगों ने ली है। तो 2 इक्वेशंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इन लोगों से मिस्टेक हुआ है। उन लोगों ने डायरेक्टली आंसर भी ये निकाला है कि यहाँ पर x1 x2 x3 जो है ये आ रहा है 6.53। तो मतलब ये है कि इसमें x1 जो है 5 है, x2 जो है ऐसे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड, क्योंकि इन लोगों ने इसको हाफ छोड़ा है, डायरेक्ट भी आंसर निकाले हैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स है। तो हमारे पास जो है ये x3 है, सॉरी, तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2 इक्वेशंस की बजाय 3 इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है। पहले हम यहाँ पर ये असल में इनके सोल्यूशंस है ना, तो पहले हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ जाएंगे, इसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है। सो पहले हम आते हैं सोल्यूशन आप, क्योंकि जब आप लोग एक इक्वेशन के सोल्यूशन को समझेंगे तब आप लोगों को इनके सिस्टम्स, डिफरेंट इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिंपल जो मैंने इक्वेशन लिया था ना, लीनियर इक्वेशन में मैंने एग्जांपल लिया था वही था कि x + 2 = 3। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, मतलब आप लोग x को निकालेंगे ना, तो x को किस तरह निकाल सकते हैं कि 2 को जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले बोथ साइड से, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये इसका सोल्यूशन है। और सोल्यूशन कब होगा, जब ये जो x = 1 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब ये सोल्यूशन जो है, ये जो x की वैल्यू है, ये कब सोल्यूशन होगा, जब ये इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। इस सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर लेंगे।
तो यहाँ पर x की जगह 1 लिख लें। आप देख सकते हैं कि 3 = 3, तो वेरीफाइड हो गया है हमारा रिज़ल्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सोल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमने वेरीफाई किया है इसके रिज़ल्ट को। पहले आप लोग इसके रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे, तब आप लोग कह सकेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। सो आप लोग 2-3 इक्वेशंस लेकर इनको सेटिस्फाई कर ले, इनको वेरीफाई कर ले कि क्या ये इनके सोल्यूशंस है या नहीं है। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था ना, ये अब ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कि क्या ये है या नहीं है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह करना है कि यहाँ से x1 की वैल्यू 5 को उठा के इन्हीं में से यहाँ पर पुट कर ले या यहाँ पर पुट कर ले, तो आपके पास यहाँ पर ये रिज़ल्ट जो है वेरीफाई होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 3 = 3 आया है, तो यहाँ पर भी आपका जो x1 = 5 है, इन दो इक्वेशन में आप लोग कहीं पे भी ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप लोग क्या करेंगे, ये 3 इक्वेशंस उठा के, 3 सॉल्यूशंस उठा के आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने हैं, और आप लोगों ने देखना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड से क्या 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 8 = 8 अगर आएगा, तब जो है आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका जो इक्वेशन है, ये मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब जो है आप लोगों ने इसी इक्वेशन को यहाँ पर भी पुट करना है। आप लोगों ने इसको सिर्फ एक इक्वेशन में पुट नहीं करना, इन्हीं सोल्यूशंस को आप लोगों ने एक इक्वेशन में भी पुट करना है, दूसरे इक्वेशन में भी पुट करना है। अगर ये वेरीफाई करता है, मतलब यहाँ से 8 = 8 आता है, यहाँ से -7 = -7 आता है, तब जो है आप लोगों का जो ये सोल्यूशंस है, ये इनके सोल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस है, वरना ये जो है फिर गलत होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लें। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशंस की तरफ। इनके सोल्यूशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। A system of linear equations is either, फर्स्ट वन जो है इसका नो सोल्यूशन भी हो सकता है, सेकेंड वन जो है मतलब ये नो सोल्यूशन भी हो सकता है, 1 सोल्यूशन भी हो सकता है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन भी हो सकता है। थर्ड में जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर नो सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, मतलब कोई सोल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सेकंड में ये है कि एग्जैक्टली एक सोल्यूशन भी हो सकता है। थर्ड में ये है कि इन्फिनिटली बहुत सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट वन के लिए कर लेते हैं कि जब नो सोल्यूशन हो, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि नो सोल्यूशन का वो ग्राफ किस तरह होगा, इक्वेशन किस तरह होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेती हूँ कि x1 - 2x2 = -1, और इस तरह -x1 + 2x2 = 3। तो इसके लिए एक सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप इनके इक्वेशंस को देख लें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करते हैं कि इसको ऐड कर लेते हैं। इसको आप लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दें, ऐड इक्वेशन
1 and 2। सो जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हर एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी। मतलब इसको ऐड कर ले तो यहाँ पर ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 यहाँ से भी 0 यहाँ से भी। सो 0 + 0 = 0। और यहाँ पर 3 - 1 से 2। तो आप देख सकते क्या 0 = 2 हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। ठीक है। और इसका ग्राफ क्या होगा? तो इस किस्म के सिस्टम्स होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ इस तरह होगा कि मेरे पास जो है ये एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर जो है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर इसको भी जो है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और इस तरह जो है ये भी -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख ले, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो ये y डैश है, ये y है, ये x है और ये x डैश है, मतलब x प्राइम या y प्राइम। अच्छा, सो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशंस है ना। तो मैंने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कर्व कुछ भी नहीं होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन होंगे। लेकिन इसका इक्वेशन, इसका जो स्ट्रेट लाइन आएगा, आप लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए ग्राफ निकालते हैं, फिर इसके लिए ग्राफ। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका फिगर, इसका ग्राफ जो है किस तरह पॉसिबल हो सकते हैं। सो x1 - 2x2 के लिए पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ही ड्रा करेंगे, लेकिन पहले टेबल इसका क्या होना चाहिए। तो टेबल इसके लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व इस तरह कर लेते हैं कि x1 जो होगा 2x2 - 1, मतलब इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो इजी होगा फिर हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर हम x2 की वैल्यू जब देंगे तो x1 हमारे पास आएगा, या x1 की वैल्यू जब हम देंगे तो x2 की वैल्यू आएंगी। तो इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इस तरह कर ले कि x1 को मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये x है और x2 हमारे पास y है, फिर हमारे लिए इजी हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -2x2 = -1 + x1 है, तो -x1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो है यहाँ से माइनस कॉमन करके 1 + x1 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो माइनस है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को मैंने ग्राफ के लिए ये मेथड सिखाए हैं, लेकिन फिर भी खैर सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा, x2 को हम यहाँ पर सेपरेट करें ना, अलग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर लेंगे। यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा x2 = 1 + x1 / 2। तो अब हमारे लिए टेबल जो है बहुत इजी हो गया है। तो हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। टेबल इसके लिए क्या होगा, टेबल नंबर 1, क्योंकि इसके लिए भी टेबल बनेगा ना। अच्छा, टेबल नंबर 1 ये है कि यहाँ पर हम x1 को देंगे और x2 हमारे पास वैल्यूज आएंगे। तो जब हम x1 को -3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2/2 विच इज़ = -1, क्योंकि इसको हम जब कैंसिल कर लेंगे तो ये -1 आ जाएगा। सो -3 जो हमने पुट किया है, इससे आंसर -1 आया है। जब -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 / 2, मतलब -0.5, हाफ है ना। सो ये -0.5 आ जाएगा। जब हम -1 पुट करेंगे, 1 - 1 / 2, तो आंसर 0 आ जाएगा, 0/2 विच इज़ =
ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे 1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर 0 से 0.5 और 1 से क्या आ जाएगा, 1 जब हम पुट करेंगे तो 1 यहाँ पर कर लेते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो 1 पे 1 आ रहा है। अब जो है हम 2 पे कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2। इसको आप लोग सॉल्व कर ले ताकि पॉइंट्स में हो, ताकि इजी हो ना। 2 1 इज़ 2, 3 से 2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0.225 इज़ 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 पे 1.5 आ रहा है। 3 पे क्या होगा, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जब हम कोई लिमिट्स दिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक टेबल में ले तो ठीक है, अगर नहीं देते तो आप लोग क्या करेंगे, 3 से -3 रखेंगे, ठीक है। इसके बीच जितने भी टर्म्स होंगे तो आप लोगों ने इस पे फाइंड करने हैं। अब हम आते हैं 3 पे, देखते हैं 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2 इज़ 4। वरना मैंने तो आप लोग को ग्राफ सिखाया था कि हम ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी ज़रूरत पड़ी है ना। तो इससे अब हम जो है यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे, मतलब -3 पे -1 है, ये -3 है हमारे पास, x, ये x है ना, x1 x है, x2 y है, इसको x कह रहे और इसको y कह रहे। सो -3 पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 है, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, -2 पे -0.5 है, ये -2 है, तो यहाँ पर ये इसका हाफ ये है ना, तो ये -0.5 है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट होगा -2 पे -0.5। अच्छा, और यहाँ पे -1 पे 0 है, सो -1 पे आप लोग 0 मतलब यहाँ पर ही स्टॉप कर ले, ठीक है। अच्छा जी 0 पे 0.5 है, यहाँ पे 0 पे जो है x यहाँ पर 0 है, 0.5 यहाँ पर है ना, हाफ इसका यहाँ पर होगा। अच्छा जी 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1.5 है, 2 पे 1.5 इधर इसका हाफ है ना, 1 और 2 के बीच हाफ, तो 2 पे हाफ यहाँ पर होगा, और 3 पे 2 है, 3 पे जो है यहाँ पर 2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो इसको ड्रा कर लीजिए, इसको यहाँ मतलब इसके साथ मिला ले, इसको इसके साथ मिला ले, इसको इसके साथ मिला ले, और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह बन जाता है, ठीक है। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इस तरह कर लेते हैं कि ये वाला ग्राफ तो मैं ड्रा कर लेती हूँ, लेकिन जो इस एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए ग्राफ आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है, आप खुद ड्रा करेंगे। यहाँ पर मैं इसके लिए ड्रा कर लेती हूँ, लेकिन सेकंड वन के लिए आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, इसके लिए ये जो टेबल है यहाँ से मैं कर लेती हूँ। टेबल ये है कि मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन ये, ताकि मेरे पास जो है -x1 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, -x1 + 2x2 = 3। तो यहाँ से हम x2 को निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 2x2 = x1 वहाँ पर शिफ्ट कर ले तो 3 + x1 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 कर ले तो 3 + x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो अब इसमें जो है -3 इस तरह वो टेबल बना ले और एक एक वैल्यू पुट करते जाए, टेबल नंबर 2। तो आप लोग इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। ये x1 है और यहाँ पर x2 है, तो जब मैं -3 दूंगी, -2 -1 0 1 2 3 एक एक देते हैं। -3 से हमारे पास आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है, तो यहाँ पर -3 पे 0,
इस तरह जब मैं -2 पुट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। कैलकुलेशन तो आती है ना। सो यहाँ पर ही 0.5 आ जाएगा और -1 पे हमारे पास 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये कैंसिल होके 1 देगा। तो -1 पे क्या आता है 1 और 0 पे 3 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 3/2। 3/2 हमने सॉल्व किया था 1.5 आ रहा था। यहाँ पर ये 1.5 आ जाएगा और इस तरह 1 पे 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 2 2 2 इज़ 4, तो ये 2 देगा। और इस तरह जो है यहाँ पर 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है। 2 2 इज़ 4 और यहाँ पर जो है 5 से 4 1 और जब पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर 0 लेंगे हम। 2 5 इज़ 10, तो ये जो है 2.5 आ जाएगा यहाँ पर 0.5। और इस तरह 3 के लिए 3 + 3 जो है 6/2 2 3 6, तो यहाँ पर ये 3 देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इससे हम पॉइंट्स लेंगे। -3 पे 0 दे रहा है, इसी में ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक ही ग्राफ में इसको हम 2 टेबल्स के फिगर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक का तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब सेकंड का कर लेते हैं। तो सेकंड पे -3 पे 0 आ रहा था ना, -3 पे 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 पे 0 तो मतलब यहाँ पर पॉइंट्स बनेगा, ठीक है। इस तरह जो है -2 पे 0.5 है, -2 पे 0.5 यहाँ पर है ये वाला, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अच्छा जी, और ये जो -1 पे 1 आ रहा है, ये -1 है और यहाँ पर जो है ये 1 है ना, क्योंकि ये पॉइंट तो मैंने थोड़ा सा ये इस 1 को यहाँ पर रख ले। -1 पे 1 आ रहा है, क्योंकि फिर ये लाइन अच्छी तरह नहीं ड्रॉ होगी। ये तो मैंने रफ बनाए हैं, तो आप लोग ग्राफ पेपर पे भी बनाएंगे तो फिर बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, 0 पे 1.5 आ रहा है, तो 0x के लिए ये है 1.5 इधर का ही होगा। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो चुका है, सॉरी 1.5 तो यहाँ पर नहीं है, 1.5 यहाँ पर है। अब ठीक है। अच्छा जी, 1 पे जो है 2 है 1 पे क्या है 2 है, तो आप देख सकते हैं कि 1 पे 2 आ रहा है। 1 को मैंने यहाँ पर रखा, तो 2 को भी थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि गैप जो है सेम हो। 1 पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर पॉइंट लाइन बनेगा इस तरह। 2 पे जो है 2.5 है, 2 यहाँ पर है, 2 पे 2.5 इधर कहीं, मतलब इस 3 को भी थोड़ा सा शिफ्ट करें, क्योंकि इसमें हमने शिफ्टिंग की है ना, थोड़ा सा अपर किया है। 2 यहाँ पर है, तो इसका जो हाफ है 2.5 यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है, तो 2.5 इधर कहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है 3 पे 3 है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इसको जब हम ड्रा कर लेते हैं तो मतलब इस तरह का एक ग्राफ होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो है पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। जब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा। जब इंटरसेक्शन होगी इनके बीच तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन पॉसिबल है, वरना यहाँ पर जो है कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है